वेलकम बैक। पीएचपी के सीरीज में हमने पीएचपी के 2 वीडियो को डाला था पहले, जो कि मैं डायरेक्ट फाइल हैंडलिंग से लेकर के चला था। वो चूँकि दोनों वीडियो की डिमांड थी, इसलिए मैंने पहले डाल दिया। आज इस वीडियो में मैं बेसिक कंसेप्ट से लेकर के चलता हूँ पीएचपी के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ कि पीएचपी का फुल फॉर्म क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर उसका नेम है, लेकिन इसको बहुत सारे जगह पर आपको मिलेगा लिखा हुआ कि पीएचपी पर्सनल होम पेज। दोनों सही है, दोनों अपने अपने जगह पर सही है। तो पहले मैं इसके बारे में आपको लेकर के चलता हूँ, बेसिक यहीं से स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, मैंने उससे रिलेटेड सारी चीज़ें लिख भी दी है कि पीएचपी यानी हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर इज ए जनरल पर्पस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। द लैंग्वेज इज यूज्ड प्राइमरली फॉर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। याद रखिएगा, किसके लिए? सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए। तो इसी का यदि मान लीजिए कि ओरिजिनली जो उसका नाम था पीएचपी का, ये भी मैंने मेंशन कर दिया कि पीएचपी वाज ओरिजिनली it derived from personal home page tool, but it now stands for PHP, Hypertext Preprocessor. Preprocessor was developed by Rasmus Lodruf in 1994. इसके स्टार्टिंग के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, डेवलपर के बारे में भी बता दिया। ये नाम याद रखिएगा, रस्मस लॉड्रूफ। कब? 1994 में। अब देखिए, इसके कुछ वर्किंग प्रोसीजर के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे एक दिमाग में लेकर के बने बैठा हुआ कंसेप्ट है। जैसे HTML आप पहले पढ़े हुए हैं कि HTML क्या होता है, तो डायरेक्ट पार्सर होता है और ब्राउज़र पर डिस्प्ले कर जाता है। लेकिन PHP में थोड़ा अलग कंसेप्ट है, यानी कि इसको कैसे ये एग्जीक्यूट कराता है, कैसे इसको इंटरप्रेट करता है, इसके बारे में आपको सीक्वेंस मालूम होना चाहिए, ताकि आसानी से आप इसको समझ सकिए कि इसका एग्जीक्यूशन आखिर होता कैसे है। तो देखिए, मैंने स्टेप वाइज इसीलिए उसको अलग कर दिया है कि वर्किंग प्रोसेस ऑफ पीएचपी स्क्रिप्ट, कैसे वो स्क्रिप्ट काम करता है, इसके बारे में देखिए। सबसे पहले क्या करता है कि पीएचपी ऑलवेज स्टार्ट्स विथ ए ब्राउज़र मेकिंग अ रिक्वेस्ट फॉर ए वेब पेज। कि आप जो कोड लिखे, तो लिखने के बाद आप क्या करते हैं, सबसे पहले ब्राउज़र को ओपन करते हैं और कॉल कराते हैं इसके मेन डायरेक्टरी को, और डायरेक्टरी के बाद देन पेज का नेम आप टाइप करते हैं। तो वही कहता है कि उसको आपको ब्राउज़र को क्या करना होगा, रिक्वेस्ट देना होगा। किसके लिए? वेब पेज के लिए। दूसरा है कि दूसरा स्टेप में आ जाता है कि दिस रिक्वेस्ट हिट द वेब सर्वर। देखिए, यहाँ पर मैंने उसी को बनाया है। देखिए, ब्राउज़र है, ब्राउज़र पर जैसे ही आपने उस पेज के बारे में लिखा, तो ये क्या हो गया, रिक्वेस्ट हो गया। किसके पास गया? वेब सर्वर के पास गया। वेब सर्वर कॉल करता है किसको? पीएचपी के इंटरप्रेटर को। भैया देखो ये क्या है। अब पीएचपी का इंटरप्रेटर जो इंटरप्रेट करने के बाद आउटपुट जनरेट करता है, वो आउटपुट सर्वर को आता है और सर्वर फिर रिस्पॉन्स के रूप में ब्राउज़र को ट्रांसफ़र करता है। तो वही चीज़ मैंने लिखा था कि द वेब सर्वर विल देन एनालाइज इट। तो वेब सर्वर जो है, ये जब तक उसको रिक्वेस्ट नहीं मिलेगा तब तक एनालाइज करता नहीं है। और इसके बाद वो क्या करता है कि इफ़ द वेब सर्वर डिटरमाइंस दैट द रिक्वेस्ट इज फॉर ए पीएचपी फाइल, देन प्रोसेस टू द पीएचपी इंटरप्रेटर। देखो, एक चीज़ आप यहाँ याद रखो, पीएचपी के फाइल के साथ हम लोग बहुत सारे सपोर्टिंग फाइल्स को भी रखते हैं। जैसे बहुत सारा ऐसा फाइल्स होता है जिसका एक्सटेंशन .html होता है। तो वेब सर्वर सबसे पहले ये सर्च करता है कि HTML वाले को कॉल कर रहे हैं कि डायरेक्टली आप PHP को कॉल कर रहे हैं। ये दोनों चीज़ें वहाँ पर आइडेंटिफाई पहले होगी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, यानी कि 4th स्टेप में आते हैं। द PHP इंटरप्रेटर
विल रीड द PHP फाइल, यानी कि जो वेब सर्वर के द्वारा बताया गया PHP इंटरप्रेटर उसको क्या करेगा, रीड करेगा, पार्स इट, उसको पार्सर करता है, एंड देन एग्जीक्यूट इट, और उसके बाद उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद आउटपुट जो आएगा उसको ये यहाँ से ट्रांसफ़र करता है किसको, वेब सर्वर को। देखिए, वंस द PHP इंटरप्रेटर फिनिशेस एग्जीक्यूटिंग द PHP फाइल इट विल रिटर्न एन आउटपुट, उसके बाद ही आउटपुट रिटर्न करता है। यहाँ से ये देख ही रहे हैं, एरो मैंने उसके साथ फिगर लिया तो फिगर के साथ मैंने ऐड कर दिया। द वेब सर्वर विल टेक दैट आउटपुट, तो ये आ गया कहाँ पर, वेब सर्वर के पास, एंड सेंड इट बैक एज ए रिस्पॉन्स टू द ब्राउज़र, और यहाँ से फिर वो किसको भेजता है, ब्राउज़र को भेज देता है। और हमको लगता क्या है कि हम जैसे ही ब्राउज़र पर उसके मेन डायरेक्टरी को खोलते हैं, पेज का नेम देते हैं और वो एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट करता है चूँकि वो इतना फास्ट कर जाता है कि हमको ये पता नहीं चल पाता कि उसको इंटरप्रेट कैसे किया, कौन इंटरप्रेट किया, कितना जल्दी कर लिया। तो हमको है कि जैसे रिक्वेस्ट देते हैं रिस्पॉन्स हाजिर हो जाता है, तो इसलिए हमको पता नहीं चल पाता है। तो अब ये तो हो गया उसका बेसिकली कि कैसे कैसे वो इंटरप्रेट होकर के आप तक आउटपुट आता है, और यही प्रोसेस इंटायर PHP के प्रोग्राम में ये फॉलो करेगा। आफ्टर दैट सबसे मेन जो कंसेप्ट है वो ये है कि आखिर PHP का प्रोग्राम लिखेंगे कैसे, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ द PHP स्क्रिप्ट। तो क्या होगा, कैसे होगा, तो आइए इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, कभी भी स्टार्ट करेंगे तो एंगुलर ब्रैकेट के यानी कौन सा, लेस देन वाला पार्ट बंद नहीं करना है, लेस देन वाला पार्ट, इसके बाद क्या देना, क्वेश्चन मार्क देना है, और क्वेश्चन मार्क के बाद PHP यूज करते हैं, ये स्टार्टिंग के लिए, और एंडिंग के लिए क्वेश्चन मार्क और लेस देन ग्रेटर देन का सिंबल, पहले लेस देन उसके बाद ग्रेटर देन, यानी कि ये दिमाग में रखना है कि एंगुलर ब्रैकेट ओपन और क्लोज हमको करना है, और उसी के बीच में सारा चीज़ लिख देना है। यानी एंगुलर ब्रैकेट का ओपन क्लोज क्या होगा, ये और ये, अब इसी के बीच में पूरा PHP का स्क्रिप्ट लिखाना है। तो वही चीज़ है, ठीक है, एंगुलर ब्रैकेट के ओपनिंग और क्लोजिंग, और क्वेश्चन मार्क लगेगा ही साथ में। देखिए, इसके नीचे आपको जो एग्जीक्यूटेबल कोड लिखना है वो आप लिख सकते हैं। यदि कोई मैसेज डिस्प्ले कराना है तो डिस्प्ले कराने के लिए कि जो कि ब्राउज़र पर दिखे, ब्राउज़र के डॉक्यूमेंट विंडो के अंदर, तो इसके लिए हम लोग इको को यहाँ नॉर्मली यूज करते हैं, और जो भी मैसेज देना है मैसेज आप दे सकते हैं। तो जैसा कि आप पिछला भी लैंग्वेजेस जितने भी पढ़े तो सब में एक ही कंसेप्ट था कि ईच एंड एवरी लाइन मस्ट बी टर्मिनेटेड बाई सेमीकोलन। तो यहाँ भी वही लगा हुआ है कि एवरी PHP स्टेटमेंट एंड्स विथ अ सेमीकोलन। ये मैंने इसलिए डाल दिया क्योंकि अक्सर इसको लोग भूल जाते हैं, और बाद में जब याद आता है तो कहते हैं कि नहीं ये तो कॉमन है, होना ही था, लेकिन मैंने इसको ऐड कर दिया कि हर एक के बाद, हर एक स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन देना है। कहाँ नहीं पड़ेगा वो तो आगे बताएंगे, लेकिन देना है ये आपको गांठ बांध लेना है। अब देखिए, कोई भी प्रोग्राम जब आप लिखिएगा तो PHP के अंदर या कोई भी लैंग्वेज कोई भी रहे, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। तो सबसे पहली बात आपको ये देखना होता है कि हम कमेंट कैसे असाइन करेंगे। कमेंट दैट मीन्स कि कोई टॉपिक है, कोई एक्सप्रेशन है, उसके बारे में बताएंगे कैसे कि हम ये प्रोग्राम जो लिख रहे हैं वो किस लिए लिख रहे हैं, या पर्टिकुलर लाइन किस लिए है, तो इसके लिए हम लोग कमेंट का यूज करते हैं। तो आपको जानकारी ऑलरेडी होगी कि जनरली कमेंट दो तरह का होता है, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट, जो कि आप जावा में भी यूज किए होंगे, C++ में यूज किए होंगे, C में यूज किए होंगे, जो भी लैंग्वेजेस आपने यूज किया उन सारे में ये दोनों फैसिलिटीज़ हैं। तो जब और सारे में है तो इसमें कैसे नहीं होगा, तो यहाँ भी है। तो यहाँ पर लिखने का ढंग कोई खास नहीं, थोड़ा सा बदलता है। यहाँ पर सिंगल जो मल्टी लाइन कमेंट है वो एज यूजल चलेगा, उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं है। लेकिन जो सिंगल लाइन कमेंट है वो भी एज यूजल है, लेकिन उससे एडिशनल भी है कुछ। तो आइए उसके बारे में जान लेते हैं कि देखिए, PHP सपोर्ट करता है दोनों तरह के कमेंट को। अब इसमें है कि पहला यानी कि सिंगल लाइन कमेंट, तो सिंगल लाइन कमेंट में दो चीज़ आता है, एक स्लैश यानी कि डबल फ्रंट स्लैश, यही हम लोग जनरली यूज करते हैं।
सिंगल लाइन कमेंट के लिए। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर हैश का सिंबल आपको यूज आप कर सकते हैं, यानी कि इन प्लेस ऑफ डबल फ्रंट स्लैश वी कैन राइट ओनली हैश सिंबल बिफोर द लाइन। दैट मीन्स कि दैट लाइन इज ट्रीटेड एज कमेंट। और इसी तरीके से यदि मल्टी लाइन कमेंट करेंगे तो मल्टी लाइन कमेंट का तो बात समझ ही रहे हैं, इसमें तो कुछ बताने की आवश्यकता है नहीं। मैंने डायरेक्ट इसलिए कि एग्जाम्पल छोटा सा डाल दिया था कि PHP के अंदर मान लो हम लाइन के शुरुआत में डबल बैक स्लैश दे देते हैं तो यह कमेंट बनेगा, डॉलर दे देंगे, हैश दे देंगे तो कमेंट बनेगा। और इसके साथ साथ यदि मल्टी लाइन कमेंट की बात होगी तो मल्टी लाइन कमेंट यानी कि लाइन के स्टार्टिंग में इसको देना और लाइन के एंडिंग में ऐसे दे देना, यानी कि फ्रंट स्लैश एस्ट्रिक सिंबल। आफ्टर दैट वी कैन राइट सम लाइन्स एज ए कमेंट एंड और लास्ट में यानी कि एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट वी मस्ट स्पेसिफाई एस्ट्रिक सिंबल एंड देन फ्रंट स्लैश। वही चीज़ मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, देखिए यहाँ है ये। और जो आपको मैसेज देना है तो मैसेज वगैरह तो डायरेक्ट रहेगा, उसमें कोई कमेंट की आवश्यकता है नहीं, एंड जैसे होता है वैसा ही होगा। अब देखिए ये तो बात आ गई कमेंट की। कमेंट के बाद कोई भी लैंग्वेज सबसे पहला चीज़ देखता है वेरिएबल के बारे में, कि वेरिएबल क्या है, कितने तरह का है, कैसे डिक्लेयर करते हैं, ये सब जानना होगा। तो यहाँ भी आइए देखते हैं वेरिएबल के बारे में। जैसे वेरिएबल जो है यहाँ पर ये याद रखना है कि डॉलर साइन लगाना पड़ता है वेरिएबल के साथ, यानी कि कोई भी वेरिएबल आप बनाइएगा तो बनने के साथ से लेकर के ऑपरेशन तक में हर एक जगह डॉलर साइन को यूज करना होता है। देखिए ऑल वेरिएबल्स इन PHP आर डिनोटेड विथ अ लीडिंग डॉलर साइन। सबसे पहले उसमें क्या रहता है, डॉलर साइन रहता है। PHP ऑटोमेटिकली कन्वर्टिंग टाइप्स फ्रॉम वन टू अनदर व्हेन नेसेसरी। जैसे ही PHP को ये लगता है कि यहाँ पर कन्वर्सन होना चाहिए तो ये ऑटोमेटिक कर देता है, हमको अलग से करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसे ऑलमोस्ट ऑल जो आपके कंपाइलर है या इंटरप्रेटर है ये वर्क लगभग लोग सभी करता ही है। हाँ, लेकिन अब है कि हमको ज़बरदस्ती यदि उसका डेटा टाइप चेंज करना है, आउटपुट जो आ रहा है उसको अलग कन्वर्ट करना है, तो उस केस में हम उसको एक्सटर्नली बता सकते हैं। अब देखिए अब है कि कैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो वेरिएबल बताएं ही कि डॉलर साइन पहले लगेगा तो $A, इसमें मैंने 5 रखा तो इंटीजर टाइप का हो गया डॉलर, और इसके बाद हमने फ्लोटिंग टाइप का वैल्यू रख दिया $B के बाद। तो इसका मतलब है कि ये जो वेरिएबल बनेगा ये वेरिएबल कैसा बनेगा, फ्लोट टाइप का, यानी कि डबल टाइप का हो गया। और फिर एक मैंने वेरिएबल लिया C और इसमें सिंगल कोट या डबल कोट दोनों चलता है, यानी कि हम डबल कोट के अंदर भी दे सकते हैं या सिंगल कोट के अंदर भी दे सकते हैं इस स्ट्रिंग को। जैसे मैंने लिखा भागलपुर, तो ये आकर के इसमें स्टोर हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया ना कि वेरिएबल को जो डिक्लेयर करेंगे वो ऐसे करेंगे और इसमें आप वैल्यू रख सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है, देखिए एक्चुअली यहाँ पर एक कंसेप्ट आपको दे दें कि जो डेटा टाइप है, बेसिक डेटा टाइप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करने में यूज नहीं होता है, लेकिन हमको ये मालूम होना चाहिए कि वो वेरिएबल किस किस तरह के वैल्यू को रख सकता है। तो दैट मीन्स कि जो डेटा टाइप सपोर्ट कर रहा होगा उतने ही तरह के हम वैल्यू को उस वेरिएबल में रख सकते हैं। तो अब ये जानना पड़ेगा ना कि PHP किसको किसको सपोर्ट करता है। तो देखिए मैंने उसके नीचे इसको मेंशन कर दिया है कि सबसे पहले कि टोटल 8 तरह का डेटा टाइप ये सपोर्ट करता है। हाँ, कौन कौन है, इंटीजर है, डबल है, बुलियन है, नल है, स्ट्रिंग है, एरे, ऑब्जेक्ट और रिसोर्सेज है। तो रिसोर्सेज दैट मीन्स DBMS की जो बात आ जाएगी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। तो उसके कनेक्शन से रिलेटेड उसको कहते हैं आपको रिसोर्सेज। तो जनरली देखिए इंटीजर तो इंटीग्रल पोर्शन हो गया, यानी कि विदाउट हैविंग एनी डेसिमल प्लेस। डबल समझ रहे हैं, डबल वही जो फ्लोट की बात हमने कर रहा था कि वही चीज़ है ये डबल, यानी कि जिसमें कि कोई भी इंटीग्रल नंबर या इंटीजर नंबर विथ फ्रैक्शन दशमलव के साथ, तो वो डबल में आएगा। बुलियन में क्या आएगा, आइदर ट्रू होगा और फॉल्स होगा। मैंने देखिए यहाँ पर मेंशन कर दिया था ट्रू और फॉल्स। नल तो नल है, नल का मतलब ये होता है खाली यहाँ पर, तो लेकिन एक्चुअल में नल जो है वो एक वैल्यू है। नल का मतलब खाली नहीं, हम लोग ये कहते हैं कि नल है यानी खाली है, लेकिन यहाँ पर नल जो है वो एक वैल्यू है। ठीक है, क्या नल रखता है।
यानी जैसे कोई वेरिएबल यदि आप बनाते हैं, हाँ, और उसमें कुछ भी नहीं दे रहे हैं तो उस केस में नल उठाता है कि इज ए स्पेशल टाइप दैट ओनली हैज़ वन वैल्यू, क्या रहता है, नल। अब देखिए इसके बाद स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग तो आपको मैंने बताया है कि जैसे ऊपर ही बता दिया था इस जगह पर, हाँ, तो वही चीज़ से मैंने यहाँ पर डाला था कि आर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग क्या है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है, लाइक जैसे भागलपुर दे दिया था मैं। एरेज, तो एरेज क्या है, एरे का मतलब हो गया कि जो सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल्स, तो सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल्स में क्या होगा, इंडेक्स होगा, उसी इंडेक्स पर हर एक एलिमेंट जा करके स्टोर हो रहा होगा, यानी कि हर एक एलिमेंट का अपना एक अलग इंडेक्स होगा। तो देखिए यहाँ पर एरेज में क्या, नेम्ड एंड इंडेक्स्ड कलेक्शंस ऑफ अदर वैल्यूज, मैंने जैसा हम चाहेंगे, जिस तरह का वैल्यू चाहेंगे वैसे वैल्यू को यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट्स है कि आर इंस्टांसेस ऑफ प्रोग्रामर डिफाइंड क्लासेस, की कोई भी क्लास है उस क्लास के मेथड को हमको एक्सेस करना है, तो विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएशन या पॉसिबल नहीं हो पाता, तो ऑब्जेक्ट तो हम लोग बनाएंगे ही। ऑब्जेक्ट सिंपली क्या है कि ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ अ क्लास इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। की किसी भी क्लास के प्रॉपर्टी और बिहेवियर का कॉम्बिनेशन जहाँ रहता है उसी को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। या दूसरे तरीके से इसी को यदि हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ क्लास इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी क्लास को रिप्रेजेंट करने वाला जो होगा वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और रिसोर्सेज के बारे में जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ये किसके लिए रिसोर्स यूज किया जाता है, तो डेटाबेस कनेक्शंस के लिए यूज करते हैं। तो ये तो हो गया, ये इतने तरह का याद रखना है कि कितने तरह का, 8 तरह का टोटल डेटा टाइप यहाँ पर ये फॉलो करता है। अब देखिए, अब इसके बाद बात आती है ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर्स क्या है, तो ऑपरेटर्स तो आप जान ही रहे हैं, विदाउट ऑपरेटर्स हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो हमको तो ये मालूम होना चाहिए ना कि कौन कौन सा ऑपरेटर यूज होता है PHP में। तो देखिए मैंने इसको भी सारा एक जगह कलेक्ट कर दिया था। तो देखिए ऑपरेटर्स क्या है, तो ऑपरेटर्स में ऑपरेटर्स आप इसको कैटेगराइज, तो नॉर्मली ऑपरेटर्स क्या है कि ऑपरेटर्स आर द सिम्बॉल्स और नेम विच आर यूज टू परफॉर्म एनी टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस। तो दैट मीन्स कि अलग अलग ऑपरेशंस के लिए अलग अलग ऑपरेटर्स होगा। तो आखिर PHP सपोर्ट कितने को करता है, देखिए इसको कैटेगराइज ये कर दिया कितने में, जैसे अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक में प्लस माइनस इंटू डिवीजन रिमाइंडर, यहाँ तक आप जान रहे होंगे। ये डबल स्टार जो है ना, ये कैरोट का काम करता है कि जैसे 2 पर पावर 3 लिखना है तो 2 और यहाँ पर डबल एस्ट्रिक 3, तो इसका मतलब हो गया कि 2 पर पावर 3, तो ये ऐसे इसको लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पर यही चीज़ है ये, तो एक कैरोट बदलेगा। इसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर में आएंगे, तो असाइनमेंट ऑपरेटर में कॉमन असाइनमेंट क्या होता है, इक्वल टू होता है। जैसे a = 5, तो a तो डॉलर लगेगा ही, वेरिएबल है तो डॉलर लगेगा, हाँ, इक्वल टू, तो यहाँ इक्वल टू क्या करता है, इस 5 को उठा करके डाल दे रहा है किस में, a में। तो इसी तरीके से आप पिछले भी किसी लैंग्वेज को आप देखिएगा पलट करके, तो वहाँ भी एक और इसके साथ ऑपरेटर के कंसेप्ट को लाया गया, जिसको एक्चुअली में कहते हैं हम लोग कि सेल्फ रिप्लेसमेंट ऑपरेटर्स। तो सेल्फ रिप्लेसमेंट ऑपरेटर का मतलब हो गया कि अपने आप को उस एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व करने के बाद अपने को ही वो रिप्लेस करता है, इसीलिए इसको कहते हैं सेल्फ रिप्लेसमेंट। अब देखिए तो वो कौन कौन सा आ जाएगा, तो अर्थमेटिक वाला जो बेसिक वाला है इसको लगा दो इक्वल टू के साथ, ये देखो प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, डिवीजन इंटू इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू और रिमाइंडर इक्वल टू, यानी इंटू क्या करता है, प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब आते हैं कि बीट वाइज ऑपरेटर। तो बीट वाइज ऑपरेटर, तो ये 2 को जो देखे ये कौन सा था, ये बाइट वाइज ऑपरेटर था, और आगे भी आप देखेंगे तो ये सारा बाइट पर ही काम करता है। बीट वाइज का अपना अलग मीनिंग है। बीट का मतलब क्या हो जाता है कि जो 0 और 1 पर काम करे। तो 0 और 1 पर काम कैसे करेगा, तो मान लो जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर 5 और इसके साथ M% लगा दिए और यहाँ कर दिए 4, तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो सबसे पहले 5 को कन्वर्ट करेगा बीट में, बाइनरी डिजिट में, और इसके साथ M% लगाएगा और 4 को फिर कन्वर्ट करेगा 1 0 0। तो इस एंड का मतलब क्या होता है कि बोथ इनपुट्स आर हाई देन आउटपुट विल बी हाई। तो देखो पहला को मैच करो, पहला 0 है, यहाँ पर क्या है 1 है, तो दोनों अलग अलग हो गया, तो अलग अलग टाइप का हो गया, तो इसका मतलब इसका रिजल्ट आ जाएगा 0, ठीक है।
ये दिमाग में रखना है। यदि कोई नंबर लिखा हुआ है और उस नंबर का बाइनरी जैसे 101 और 100 ये था, तो यहाँ पर देखिए 1 है, नीचे में 0 है, तो ये हो गया 0। ये दोनों 0 है ना, तो 0 और 0 तो यहाँ हो जाएगा 0, 1 और 1 तो हो जाएगा 1, यानी ये आएगा रिजल्ट आपको किस में, एंड के केस में। लेकिन यही यदि हम और के केस में जाएंगे तो और के केस में क्या कहता है कि बोथ इनपुट्स आर लो देन आउटपुट विल बी लो अदरवाइज हाई। तो अब देखो जैसे 101 और 100, तो यहाँ पर क्या हो गया, एगो हाई है एगो लो है, तो ये हो जाएगा हाई, दोनों लो है तो 0 और दोनों हाई है तो भी हाई। तो देखो 101 आया ना, तो ये इसी तरीके से सारा काम करता है। तो इसी तरह से कैरोट जो है, ये कैरोट XOR को रिप्रेजेंट करता है। तो XOR क्या कहता है, देखो XOR और दोनों सिमिलर ही है, लेकिन दोनों में डिफरेंस भी है कि बेसिक कंसेप्ट ऑलरेडी सेम है, लेकिन XOR कहता है कि बोथ इनपुट्स आर अपोजिट इन नेचर देन आउटपुट विल बी हाई अदरवाइज लो। यानी कि एक्सप्रेशन जो दोनों दिया हुआ है या दो वेरिएबल है, वो दोनों वेरिएबल यदि ट्रू है तो भी ये 0 रिटर्न करेगा, दोनों फॉल्स है तो भी 0 रिटर्न करेगा, और यदि एगो ट्रू एगो फॉल्स है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो वो XOR करता है। और टिल्ड तो जान ही रहे हैं, नेगेशन का काम करता है, यानी कि 0 माने 1, 1 माने 0, अपोजिट कर देता है इसको। अब देखिए मेन मज़ा आने वाला है आपको यहाँ पर तीन वो में। देखिए सबसे पहले तो अब इसके बाद बिट वाइज के बाद आते हैं तो कंपैरिजन ऑपरेटर। इसमें आप देखो इतना ऑपरेटर आपका कॉमन है जो कि आप बार बार यूज करते हैं, डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ये नॉट इक्वल टू के लिए दोनों यूज किया जाता है, ऐसे भी दे सकते हैं ऐसे भी दे सकते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और इसके साथ साथ ग्रेटर देन लेस देन भी लिख लेना आप, हाँ वो दोनों भी ऐड कर लेना, यानी कि यहाँ ग्रेटर देन कॉमा लेस देन ये भी ऐड कर लेना। इसमें छूट गया था, हम लिख ही रहे थे तो दिमाग से निकल गया, हाँ तो ये आप डाल देना इसमें, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर इसके बाद हमने 3 अलग अलग ऑपरेटर इसमें डाला है, एक ट्रिपल इक्वल टू है, एक एक्सक्लेमेशन और डबल इक्वल टू है, और फिर ग्रेटर देन के अंदर और लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर हमने इक्वल टू डाल रखा है। इसका मीनिंग क्या होता है इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर हम लोग इसको स्किप करते हैं। स्किप इसलिए करते हैं कि यूज बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी इसके बारे में सबको मालूम होना चाहिए। देखो ट्रिपल इक्वल टू का मतलब क्या होता है कि ये इसको आइडेंटिकल पढ़ते हैं नॉर्मली, लिखने का तरीका भी यही है। ये ट्रू रिटर्न करेगा कब, इफ़ $A इज इक्वल टू $B, कि $A का जो वैल्यू है वो $B से इक्वल होना चाहिए, एंड दे आर ऑफ सेम डेटा टाइप, और दोनों का डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए। जैसे मान लो हम 0.5 दिए, सॉरी 0.5 कहते हैं 5.0 दिए या और 5 दिए, तो ये दोनों सेम है, वैल्यू दोनों का सेम होगा, लेकिन दोनों का डेटा टाइप क्या होगा, डिफर करके, एगो डबल टाइप का है और एक इंटीजर टाइप का है। तो ये नहीं होना चाहिए, वो भी दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब ये रिटर्न करता है ट्रू, अदरवाइज फॉल्स कर जाएगा। इसी तरह से है कि एक्सक्लेमेशन और डबल इक्वल टू, इसको कहते हैं नोट आइडेंटिकल, पढ़ते हैं क्या, नोट आइडेंटिकल। तो देखो तो ये क्या करेगा, रिटर्न ट्रू करेगा इफ़ A इज नॉट इक्वल टू $B एंड दे आर नोट ऑफ सेम डेटा टाइप, और दोनों जो है वो सेम डेटा टाइप का होना भी नहीं चाहिए, तभी जा करके ये ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, अब आ जाइए तीसरे में कि लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में इक्वल टू जो मैंने डाला, हाँ तो इसको स्पेसिफिक कहते हैं, और ए लिखने का तरीका तो वही रहेगा। यहाँ पर ये ना 3 तरह का वैल्यू रिटर्न करता है, आइदर ग्रेटर देन, लेस देन और 0। तो देखिए यदि वैल्यू, तो ग्रेटर देन लेस देन का मतलब क्या हो गया कि नेगेटिव वैल्यू, 0 और पॉजिटिव वैल्यू। ये पॉजिटिव कब रिटर्न करेगा, पॉजिटिव तब रिटर्न करेगा जब पहला वैल्यू बड़ा हो दूसरे से, तो ये रिटर्न करेगा पॉजिटिव। नेगेटिव करेगा कि फर्स्ट वैल्यू छोटा हो और सेकंड वैल्यू जो है वो बड़ा हो, तो उस केस में नेगेटिव रिटर्न करता है। और यदि दोनों वैल्यू सिमिलर है तब उस केस में ये रिटर्न करेगा 0। वही चीज़ मैंने यहाँ पर देखिए मेंशन कर दिया। देखिए यहाँ पर कि रिटर्न -1 इफ $A इज लेस देन $B, कि पहला जो हो गया $A
ये छोटा है किससे, $B से, तो ये रिटर्न करेगा कैसा, -1। रिटर्न करेगा 0 कब, इफ़ $A इज इक्वल टू $B। रिटर्न 1 इफ़ $A इज ग्रेटर देन $B। ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट है कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, तो ये तो आप जान ही रहे, प्लस प्लस और माइनस माइनस। फिर आप इसमें आइएगा तो ये माने प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स दोनों आ जाएगा इसके साथ, तो वो तो नॉर्मल है, आप इसको करेंगे। इसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर भी नॉर्मल है, एंड और नोट आप ऐसे भी दे सकते हैं और ऐसे भी दे सकते हैं, यानी कि नेम्ड भी चलता है और सिंबल भी चलता है, दोनों यहाँ पर वैलिड है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। एक एक्स्ट्रा में आपको एक्स और जुड़ जाएगा। एक्स और के बारे में आपको बता ही दिए ऊपर कि एक्स और क्या करता है कि बोथ इनपुट्स आर अपोजिट इन नेचर देन आउटपुट विल बी हाई, अदरवाइज लो। अब देखिए नेक्स्ट है स्ट्रिंग ऑपरेटर। स्ट्रिंग ऑपरेटर थोड़ा सा ध्यान से देखना है, इसलिए कि इसका यूज होना है। तो दो तरह का स्ट्रिंग ऑपरेशन PHP में यूज होता है। एक होता है डॉट डायरेक्टली, कि कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर इसको कहते हैं। जैसे दो वैल्यू है, इस दोनों को एक साथ डिस्प्ले कराना है तो बीच में डॉट डाल दो, तो ये क्या होगा, दोनों का वैल्यू प्रिंट होगा। कॉन्केटिनेट बोथ $A एंड $B, यानी कि $A का वैल्यू और $B का वैल्यू दोनों सेट करके आ जाएगा। तो ये कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर जो जावा में हम लोग प्लस का यूज करते थे कंबाइन करने के लिए, तो उसी तरीके से यहाँ पर डॉट यूज होता है। और दूसरा जो है वो डॉट इक्वल टू कॉन्केटिनेट एंड असाइनमेंट $A, देखो यहाँ पर $A डॉट इक्वल टू $B, यानी कि $A के साथ $B को कंबाइन किया और उठा करके डाल दिया किस में, $A में। ठीक है, तो देखिए द फर्स्ट कॉन्केटिनेट्स $A एंड $B, देन असाइन द कॉन्केटिनेशन स्ट्रिंग टू $A, और लास्ट में किस में ले आएगा, $A में। यानी कि एक्चुअली वो इंटरनल वर्क जो है वो ऐसे करता है, $A इक्वल टू $A इंटू $B, इस दोनों का ऑपरेशन होगा और वो ट्रांसफ़र हो जाएगा $A में। अब इसके बाद मैंने लास्ट में जोड़ा था एरे ऑपरेटर्स को। एरे ऑपरेटर क्या है, एरे जैसे हम बनाएंगे तो PHP क्या किया ना कि जैसे लॉजिकली हम लोग क्या करते थे कि कंपैरिजन का वर्क करते थे, या किसी भी तरह का कोई टेस्टिंग करना होता था ना तो लॉजिकली उसको टेस्ट करते थे। और PHP क्या किया कि उसको एकदम आसान बना दिया और बहुत सारा ऑपरेटर्स उसके लिए दे दिया कि आसानी से आप कंपेयर उसको कर सकते हैं। तो वही ऑपरेटर मैंने यहाँ पर एक सीक्वेंशियल टेबुलर फॉर्मेट में थोड़ा सा फॉन्ट इसका छोटा करना पड़ा, चूँकि अट नहीं रहा था तो दूसरे में चला जाता। टेबुलर फॉर्मेट में थोड़ा टाइप करने में टैब में दिक्कत होता है, क्योंकि कीबोर्ड यूज नहीं करते, डायरेक्ट इसी के कीपैड से लिखते जाते हैं। तो देखिए आपको मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि प्लस जो है, तो प्लस ऑपरेटर क्या करता है, तो यूनियन का काम करेगा, यानी $A और $Y, यदि दो अलग अलग या $B कोई भी दो अलग अलग एरे होगा तो इस दोनों को Y नहीं है, ये B ही है, टाइप करने में लिखा गया हो B, आगे पीछे हो जाता है थोड़ा सा भी तो लिखने में दिक्कत हो जाती है। देखिए तो $A और $B ये क्या करेगा, यूनियन करेगा किसका, $A का और $B का। इसी तरह से इक्वल टू है, इक्वल टू क्या करेगा, इक्वलिटी को चेक करता है। इक्वलिटी में क्या हो जाएगा कि दोनों को चेक करेगा कि दोनों सेम है या नहीं। तो दोनों यदि सेम होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, और नहीं होगा सेम तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो नोट के लिए यहाँ पर देखिए, नोट इक्वल टू के लिए ये दोनों सिंबल यूज होता है कि एक्सक्लेमेशन इक्वल टू और लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल, दोनों में से जो देना है आप दे सकते हैं। तो देखिए इसको भी यदि हम दो एरे हैं A और B, इसको ये ट्रू रिटर्न करेगा जब A और B दोनों जो है वो इक्वल नहीं हो, यानी कि नॉट इक्वल टू द B, यानी कि $A इज़ नॉट इक्वल टू द $B। और इसके बाद है आपका फिर यहाँ पर आ गया ट्रिपल इक्वल टू। तो आइडेंटिटी के लिए ये यूज किया जाता है कि रिटर्न्स ट्रू इफ $A एंड $B हैव सेम की वैल्यूज। सेम यदि होगा और डेटा टाइप भी सिमिलर होना चाहिए, ऑलरेडी आप जान रहे हैं, तब जाकर के ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। और ये तो समझ ही रहे हैं कि नोट और डबल इक्वल टू है तो यानी कि नॉन आइडेंटिटी, यानी यदि ये आइडेंटिटी है तो ये क्या हो जाएगा, नॉन आइडेंटिटी हो जाएगा। प्रोसेस सेम, नोट आइडेंटिकल। ये तो बेसिक ऑपरेटर तक मैंने आपको बता दिया। अब अगली जो वीडियो इसमें आएगी,
अब इसमें भी बहुत सारा चीज़ें हैं, जैसे डायनामिक वेरिएबल क्या है, कैसे यूज करते हैं, इनपुट का प्रोसेस, आउटपुट का प्रोसेस, वो बताऊंगा। और उसके बाद तब फिर कंट्रोल स्टेटमेंट लेकर के चलूँगा। कंट्रोल स्टेटमेंट को शॉर्ट में आपको बता दूंगा, चूँकि उसमें सेम ऑलमोस्ट ऑल सेम है जो कि आप पिछला पढ़े हुए हैं। तो ये वीडियो बहुत लंबी हो गई, आधे घंटे की हो गई। मिलते हैं अगले वीडियो में।